बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दी डॉक्टर शो के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। नवंबर का महीना वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से बहुत मशहूर है, क्योंकि शुगर दुनिया भर का मसला है और पाकिस्तान में भी दिन ब दिन शुगर के मरीज़ों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और कुछ वजूहात मालूम करने के लिए आज का प्रोग्राम किया जा रहा है। आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अरसे से हम साथ हैं और अब वो कोयटा चले गए हैं। एज अ कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान। डॉक्टर मोहम्मद नईम ने MBBS अपना कोयटा से किया और फिर FCPS मेडिसिन और एंडोक्राइनोलॉजी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से किया। आजकल आप कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स कोयटा में, और साथ ही आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कोयटा और कराची में काम करते हैं, साथ ही OMI हॉस्पिटल में काम करते हैं। डॉक्टर नईम से हम तफसील से बात करेंगे कि इस साल का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम क्या है और हम किस तरह डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में और इतने इम्पोर्टेंट महीने में, नवंबर का महीना दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाया जाता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक में और इतने इम्पोर्टेंट दिन पे मुझे मदऊ किया यहाँ पे, बहुत बहुत डॉक्टर मशकूर नईम, मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोयटा से यहाँ आए प्रोग्राम के लिए। इस साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का जो थीम इस साल रखा गया है, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जी क्योंकि मेन जो डायबिटीज़ अगर एक बार हो जाती है ना, जी तो उसमें फिर हम लोगों ने जो मुस्तकबिल में जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको प्रिवेंट करना होता है। ठीक है। मेन मकसद हमारा डायबिटीज़ के नंबर्स को कंट्रोल करना नहीं होता है, जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे फालिज का अटैक हो गया, आंखों की बेनाई जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं, हार्ट अटैक, किडनीज फेल होना, मर्दाना कमज़ोरी वगैरह, और पाँव का कट जाना जिसे हम एम्पूटेशन कहते हैं, उससे बचाने के लिए। और ये मुस्तकबिल में मतलब टुमारो के बारे में बात हो रही है। तो ये डॉक्टर नईम, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि डायबिटीज़ होती क्या है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि शुगर होती क्या है। आजकल तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर बहुत अवेयरनेस हो गई है डायबिटीज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो हमारे एंडोक्राइन सोसाइटी और बाकी जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट है, तो तकरीबन सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ बेसिकली ये है कि जब खून में शुगर की मिकदार एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाए, हम्म, ठीक है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी में नॉर्मल शुगर 100 से कम रहती है फास्टिंग में, ठीक है। और रैंडम में जो है ना ये 120 125 से कम रहती है, ठीक है। ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल शुगर्स कहते हैं। फिर एक स्टेज आती है बीच में जिसको हम बॉर्डर लाइन शुगर कहते हैं। बॉर्डर लाइन शुगर फिर 100 से ऊपर और 125 तक, ठीक है। ये बॉर्डर लाइन शुगर ये है। फास्टिंग की बात कर। फास्टिंग की बात हो रही है। ठीक है। और रैंडम में इसी तरह फिर 140 से लेके 140 से लेके 199 तक जो फिगर्स है, ये बॉर्डर लाइन है। ठीक है। इसको लोग बहुत लाइट लेते हैं ठीक। कि बस सिर्फ बॉर्डर लाइन ही तो है, डायबिटीज़ तो नहीं हुई ना, जब डायबिटीज़ होगी तब देखेंगे। सही। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइन में ये बताया गया कि अगर जिनको प्री डायबिटीज़ है, यानी बॉर्डर लाइन शुगर है, अगर उनका फिर जो 3 महीने का एवरेज का जो टेस्ट करवाते हैं HbA1c, जिससे हमें पता चलता है कि पिछले 3 महीने इनकी शुगर कैसे रही है, ठीक है। तो अगर वो HbA1c 6 से कम है, तो अगले 5 सालों में उनको 25% रिस्क होता है कि डायबिटीज़ होने का। अच्छा। और अगर HbA1c 6 से ज़्यादा हो तो ये रिस्क बढ़ के 50% तक ऑलमोस्ट हो जाता है। ठीक है। तो तो ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने का ख़तरा उन लोगों में ज़्यादा होता है? मतलब वज़न, जो मेन जो ADA बताता है ना, कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज कर देते हो जी। अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के तौर तरीके है उसको बदल दोगे, एक्सरसाइज को अपनाओगे, हेल्दी डाइट लोगे, तो ये सबसे बेहतरीन है आपको प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करने में, बचाने में। ठीक है। और इवन अगर आप वज़न है, अगर आप वज़न कर देते हो तो प्री डायबिटीज़ तो क्या, ADA की गाइडलाइन कहती है कि अगर शुगर 6 साल से कम अरसे की ड्यूरेशन की डायबिटीज़ है और अगर आप वज़न कम कर देते हो, तो ये उन लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि उन लोगों की डायबिटीज़ वापस रिवर्स रिमिशन में भी चली जाएगी। ठीक है। और ये वक्ती तौर पे होता है या वज़न बढ़े तो दोबारा हो जी, सकती है? इसको पहले तो कहते थे कि मतलब
डायबिटीज़ क्योर। ठीक है। तो फिर उन लोगों ने एडीए ने अपना जो ये टर्मिनोलॉजी है इसको चेंज कर दी, इसको रिमिशन कह दिया। अच्छा। तो रिमिशन का मतलब ये है कि जब तक आपने अपना वेट मेंटेन रखा हुआ है, लाइफस्टाइल मेंटेन रखी हुई है, आप रिमिशन में हो। ठीक है। आपने जैसे ही बदपरहेज़ी शुरू की, वज़न बढ़ाना शुरू किया, तो आपको दोबारा रिस्क है डायबिटीज़ होने का। दुनिया भर में ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाने का मकसद क्या है? बेसिकली दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाने का मकसद ये है कि ताकि जो जनरल पॉपुलेशन है, इनको थोड़ी-सी डायबिटीज़ के बारे में आगाही हो ठीक है। कि डायबिटीज़ है क्या, जैसे अभी हमने बता दिया, ठीक है? सही। और डायबिटीज़ होने से फिर के बाद फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा कैसे जाए, ठीक है। ठीक है? सही। और अगर किसी को डायबिटीज़ हो भी गई है, तो डायबिटीज़ को फिर रिवर्स करना, कुछ इस तरह की कॉजेज़ भी होती है जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं, कुछ मेडिसिन्स की वजह से या कुछ किसी और हार्मोन्स की वजह से। वो तो बिल्कुल ही, अगर वो कंडीशन आप ट्रीट कर दो तो डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। डॉक्टर नईम, बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हम मोटे भी नहीं हैं, हम खुराक का भी ख्याल करते हैं, हाँ हमारे ख़ानदान में शुगर है जिसकी वजह से हमें शुगर हो गई है। जी, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इसका फैमिली से ताल्लुक़ होता है, जीन्स के साथ ताल्लुक़ होता है। जिनकी फैमिलीज़ में डायबिटीज़ हो, तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जिनके फैमिलीज़ में डायबिटीज़ ना हो। अच्छा। हाँ, लेकिन जिस तेज़ी से डायबिटीज़ और मोटापा हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है, तो अगर किसी के ख़ानदान में डायबिटीज़ नहीं भी होगी, तो हमारे लाइफ़स्टाइल और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको हो जाए या हमें हो जाए। अगर हमारे ख़ानदान में भले किसी को कोई डायबिटीज़ नहीं हो, तो रिस्क, हम एशियन पॉपुलेशन वैसे भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हमें डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है। तो एशियन पॉपुलेशन में रिस्क क्यों है? एक तो आपने मोटापे का कहा, इसके अलावा हमारे खाने-पीने का भी कुछ है या वॉक हम नहीं करते? बहुत बड़ा दखल है। जी, बिल्कुल, आप जैसे आपने कहा कि हमारे खाने-पीने और वॉक, बिल्कुल इसका दखल है। ठीक है। जैसे पहले देखो, जब गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल और ये कन्वीनियंसेस इतने ज़्यादा नहीं थे, तो हम ज़्यादातर वॉक करके या थोड़ा-सा वॉक करके बस पकड़ के, बस तक तो कम से कम वॉक करते हुए जाते थे ना। जी। तो अब तो वो भी ख़त्म हो गया है। सही। अभी बाइकें आ गई, घर से निकल गए, आप बाइक पे बैठ गए और चले गए। ठीक है। तो मतलब बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज़ और वॉक वाली हैबिट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है एक किस्म की। और खुराक, आपको भी याद होगा बचपन में, हमें भी याद है यहाँ पे कराची में, तो खाने का मतलब ये फूड पॉइंट्स, ये जंक फूड हमारे बचपन में तो नहीं हुआ करते थे। अगर हमें 2-3 महीने में पेरेंट्स एक बार बाहर कहीं खाने पे ले जाते थे, तो बहुत खुश होते तो थे। हम बहुत खुश होते थे। और कोल्ड ड्रिंक भी इसी तरह। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग अपने फादर से कहते थे कि बाबा कोल्ड ड्रिंक पिला दो या जूस पिला दो या वो पिला दो। सही। तो अगर बहुत मुश्किल से हमें महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ये होता था, तो हम बहुत खुश होते थे। सही। लेकिन आजकल अगर आप ट्रेंड्स देख लो, तो डेली घर में कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड्स, आप जैसे ही अपने घर से नीचे उतरोगे, 4-5 दुकानें लाजमी फ़ास्ट फूड की आपके घर के साथ ही हों। सही। तो इतनी ईज़ी अवेलेबल है फ़ास्ट फूड। सही। और दूसरा ये कि फ़ास्ट तो कोई वो तो भी फिर चलो, घर से आप सीढ़ियाँ उतरोगे, वो है आजकल जो फ़ोन करके फूड पांडा। जी। आपने कॉल किया, आपको पता नहीं, तो बस बच्चों ने, आप घर पहुँचे नहीं होगे, आपके बच्चों की डिलीवरी हुई होगी। वो बिरयानी का इतना बड़ा, वो आजकल वो बॉक्स क्या कहते हैं किसे, वो बाल्टी टाइप की, उस तरह की वो आ जाती है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। मुझे ये बताएं कि अब नाजरीन में बहुत सारे लोग डायग्नोस हुए डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ हो गई किसी को, आपने बताया कि जी फॉर एग्जांपल HbA1c उसका बहुत ज़्यादा है, जो कि 3 महीने की शुगर आपने बताई, तो लाइफस्टाइल तो ठीक करना ही है, इसके अलावा दवाइयों का क्या रोल होता है? देखिए, बिल्कुल दवाइयों का अब शुगर के मुताबिक रोल होता है कि उसका HbA1c कितना है। HbA1c पे भी हम रिलाय नहीं करते, क्योंकि वो अगर बहुत मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा पी रहा होगा, तो उसकी तो HbA1c बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर वो फास्टिंग में शुगर चेक करते हैं, तो उनकी शुगर इतनी ज़्यादा नहीं आती है, 130, 140, मतलब वो मामूली से डायबिटीज़ होती है। तो आप पेशेंट टू पेशेंट अपनी मेडिसिन्स को मॉडिफाई करते हो या स्टार्ट करते हो। ठीक है। और आजकल तो एडीए ने, पहले तो ये था कि डायबिटीज़ हो गई, इतना HbA1c है, एक मेडिसिन स्टार्ट कर दो। जी। 7.5 से 8.5 का HbA1c है या 9 तक है, 2 मेडिसिन स्टार्ट कर दो। और 9 से ज़्यादा है या 300 से ज़्यादा की शुगर है, तो 3 मेडिसिन्स। और अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक है, जैसे
या अगर वो स्पेशली वो जो टाइप 1 वाली डायबिटीज़ है जिसमें शुरू से इंसुलिन देनी पड़ती है, अगर इंसुलिन नहीं दोगे तो उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरात होते हैं और ये पेशेंट्स मरीज़ बमुश्किल 5-6 महीने अगर इंसुलिन नहीं मिलते तो ज़िंदा रह पाते। पिछले प्रोग्राम्स में क्योंकि हमने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ पे डॉक्टर नजमुल इस्लाम से तफसील से बात की थी, इस वजह से इंसुलिन का आपने बता दिया कि टाइप 1 डायबिटिक मरीज़ों में हमने इंसुलिन देनी है और टाइप 2 में हम दवाइयों से शुरू करते हैं, लेकिन उसमें भी इंसुलिन का रोल है शुरू में क्या? जी, अगर कोई पेशेंट आता है बहुत ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक है, जिसकी शुगर 300 से ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उसको यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। आपके पास क्लिनिक में आए होंगे तो उसके पास एक पानी की बोतल होगी, बार-बार आपसे कंसल्टेशन ले रहे होंगे और बार-बार पानी पी रहे होंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, HbA1c उनका 9 से ज़्यादा है, ठीक है, या 300 से ज़्यादा उसकी शुगर आ रही है, तो अगर आप ऐसे पेशेंट्स को शुरू में इंसुलिन स्टार्ट करते हो तो उनकी जो वैसे भी जब डायबिटीज़ होती है ना तो 50-70% पैंक्रियाज काम नहीं करता है जी। अब जब वो सारा बोझ पड़ा होता है वो जो सिर्फ 30% या 50% पैंक्रियाज आपका बचा हुआ है उसी के ऊपर है। ठीक है। तो मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, अगर आप इस टाइम पे पेशेंट्स को इंसुलिन स्टार्ट करते हो बजाय के मेडिसिन जो पैंक्रियाज को पुश करेगी कि इंसुलिन बनाओ, उसके ऊपर ऑलरेडी 300-400 की शुगर्स का लोड पड़ा हुआ है तो उसके फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सही। तो अगर आप इसी दौरान इंसुलिन स्टार्ट कर देते हो, पैंक्रियाज को रेस्ट मिल जाता है। ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे भी सेल्स पड़े होंगे पैंक्रियाज में जो अभी फुली डैमेज नहीं होंगे, उनके रिकवरी के चांसेस होते हैं। तो अगर आप पैंक्रियाज को रेस्ट दोगे, इंसुलिन स्टार्ट कर देते हो तो उसमें से भी अगर मिसाल के तौर पे 70% पैंक्रियाज उसका वो है तो हो सकता है वो 80-90% तक वापस रिकवर कर जाए आपका और फिर कम मेडिसिन पे उसकी बाद में शुगर्स कंट्रोल की जा सकती है। आपका मतलब ये है कि जो लुबलुबा है उसके अंदर जो सेल्स बचे हैं उनको बचा रहने दें थ्रू इंसुलिन, और इंसुलिन ज़्यादा अच्छी दवाई है 300-400 अगर शुगर है। जी, अगर बहुत ज़्यादा हुआ है, हाँ, बाद में अगर आप उनकी शुगर्स कंट्रोल्ड हो जाती है, उसके लबलबे के ऊपर जो 300-400 की शुगर्स का अगर बोझ पड़ा हुआ है ना, अगर वो लोड ख़त्म हो जाता है, शुगर्स अगर उनकी नॉर्मल हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर आप दोबारा मेडिकेशंस कंसीडर कर सकते हो। तो और ऐसे जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, अगर हम शुरू में इसमें मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत हाई डोज देनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन से आप नॉर्मलाइज कर देते हो, शुगर्स नॉर्मल हो जाती है, तो फिर कम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट इंसुलिन स्टार्ट करें। डॉक्टर नईम, कुछ दवाइयाँ गोलियाँ ऐसी हैं आजकल जो कि दिल और गुर्दे के लिए भी अच्छी हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये 2018 से आपका बहुत अच्छा सवाल है कि 2018 के बाद से 17 के बाद से जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइन है ना, पहले तो जैसे मैंने बताया था कि इतना HbA1c 1-2 मेडिसिन स्टार्ट कर। सही। तो अभी जो ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन गाइडलाइन है, इन्होंने पेशेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर किसी को हार्ट का मसला है या किसी हार्ट के मुस्तकबिल में होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है तो उनको ऐसी मेडिसिन दी जाए जो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करे और जो हार्ट के लिए जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए भी जो स्टडीज़ हुई है उसमें उसके बहुत फ़ायदे सामने आए। ठीक है। तो इस तरह की मेडिकेशंस जो SGLT2 इनहिबिटर्स है और GLP-1 एगोनिस्ट है तो वो दी जा सकती है ऐसे पेशेंट्स को। सही। सिमिलरली अगर किसी को किडनीज़ का फंक्शन मसला है, डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है, क्योंकि आपको पता है ना सारे पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। जी। उन्हें तब जाके पता चलता है कि जब अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, सही। जैसे हार्ट अटैक के साथ आके आ गए, प्रेजेंट कर लिया, फालिज के साथ आ गए, किडनी फेलियर की जो उनका क्रेटिनिन चेक किया, उनका किडनीज ख़राब हुई है, तब जाके उनको पता चला जब वो शुगर चेक करते तो उनकी शुगर ख़राब होती है। सही। शुगर निकल आती है। तो उसके लिए फिर अगर किसी को किडनीज फेलियर है तो उसमें भी फिर SGLT2 इनहिबिटर्स फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है। ठीक है। जिसमें बहुत सारी है, एम्पाग्लिफ्लोजिन है, डेपाग्लिफ्लोजिन है, सही ठीक है। और डेपाग्लिफ्लोजिन का CKD में थोड़ा सा ज़्यादा रोल है और एम्पाग्लिफ्लोजिन का थोड़ा सा हार्ट में ज़्यादा अच्छा रोल है। लेकिन मेरे नज़र में तो एक ही ग्रुप है, शायद वो स्टडीज़ की वजह से थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है हार्ट पे और वो। तो मेरे तो ख्याल से तो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दोनों का एक ही तरह होना चाहिए। नहीं, हमारे मरीज़ जो होते हैं वो इंसुलिन नहीं लगाना चाहते, तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे कि इंसुलिन क्या चीज़ है, क्यों अच्छी है दवाइयों के मुकाबले में?
देखिए बेसिकली इंसुलिन हमारा असल में जो मेन मसला है ना, वो एक तो डॉक्टर्स की तरफ से भी है। डॉक्टर्स कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं ना कि वो जब शुरू में ही मरीज़ उनके पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब उनको कहते हैं कि भाई आपकी शुगर्स इतनी ज़्यादा है, अगर आपने कंट्रोल नहीं की तो हम आपको इंसुलिन स्टार्ट करवा देंगे। सही। तो पहले से अपने पेशेंट को थ्रेट कर दिया, वो बेचारा अगर पहले से इंसुलिन से डरा हुआ होता है तो और डर जाता है। सही। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो एक ये पेशेंट्स के हवाले से और डॉक्टर्स के हवाले से, इसी तरह पेशेंट्स भी, क्योंकि इंजेक्शंस लगते हैं, 2 बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और किसी ने सुना होगा कि हमारे ख़ानदान में किसी ने इंसुलिन लगा ली और उसके बाद उनकी फिर शुगर्स इतनी डाउन हो गई कि वो बेचारे उसी से ही चल बसे। ठीक है। सही। तो ये कुछ मिथ्स है, लेकिन सबसे बेस्ट इंसुलिन है अगर आप प्रॉपर डोज में स्टार्ट करोगे। ठीक है। ठीक है। प्रॉपर डोज पे स्टार्ट करोगे, प्रॉपर उसकी शुगर पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करोगे कि मेडिसिन भी बेसिकली करती क्या है, हमारे लबलबे को कहती है कि इंसुलिन ज़्यादा बनाओ। सही। तो हम इनडायरेक्ट तरीके से चल रहे होते हैं। ठीक है। तो इंसुलिन तो डायरेक्ट जो चीज़ हम मेडिसिन के ज़रिए करवा रहे हैं वो उस पर ज़्यादा कंट्रोल, और कंट्रोल भी इंसुलिन से ज़्यादा बेहतर अच्छा आता है। आपने शुगर की कमी का जिक्र किया, हाइपोग्लाइसीमिया जो इंसुलिन से होता है। अगर कोई मरीज़ हाइपोग्लाइसीमिया के साथ हो, घर पे वो क्या करे कि शुगर बेहतर हो जाए फ़ौरन? देखो, एक तो ये है कि आपको जब भी पेशेंट्स को इंसुलिन हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बेस्ड करता है कि आप कौन सी इंसुलिन स्टार्ट करते हो। जैसे हमारे पास मिक्स्ड इंसुलिन आती है जो हम 2 टाइम लगाते हैं। सही है। ठीक है। एक किस तरह की आती है जो सिर्फ 4 टाइम लगती है, एक रात को सोते वक्त और एक और खाने से पहले। सही। वो हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हुए स्टार्ट करते हैं कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सी इंसुलिन मुआफिक। और इंसुलिन की कोई मिकदार नहीं है ना? इंसुलिन की कोई मिकदार नहीं है। तो ये, क्योंकि ये मिथ है हमारे मरीज़ों में कि खाला को 20 यूनिट लगे थे तो मुझे आपने 40 यूनिट लगा दिए, तो इसकी कोई मिकदार नहीं है, ये बता दें। नहीं जी, बिल्कुल इंसुलिन की कोई मिकदार नहीं है। इंसुलिन जहाँ पे वो आपकी, हमारी बेसिकली एजुकेशन यही होती है कि अगर आपकी, जैसे कि जौन से टाइप की इंसुलिन हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर 2 टाइम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आपकी फास्टिंग शुगर 150 से ज़्यादा आ रही है 3 दिन तक लगातार, तो रात वाले में 2 यूनिट बढ़ा दो 3 दिन के बाद। ठीक है। ठीक है। और अगर आपकी दिन के टाइम नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद या रात खाने से पहले आपकी शुगर 200 से ज़्यादा आ रही है 3 दिन तक लगातार, तो मॉर्निंग में 1-2 यूनिट बढ़ा दो। जब तक डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन लगा रहे हैं, वो जब तक अपनी इंसुलिन आप उसको इतना एजुकेट नहीं करोगे कि वो अपनी इंसुलिन खुद एडजस्ट करे, तो उनकी डायबिटीज़ कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। सही है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो हमने आज बुला लिया, हम बेचारे पेशेंट्स को तो हम हर 3-3 महीने के बाद, हफ्ते के बाद तो नहीं बुला सकते कि 1 हफ्ते के बाद आओ मैं आपकी इंसुलिन बढ़ा दूँ। सही। तो आप 3 महीने के बाद बुलाते हो। एटलीस्ट इतना एजुकेट करना चाहिए कि पेशेंट अगर अपनी इंसुलिन एडजस्ट करना खुद सीख जाए ना, तो उसकी डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल रहेगी और हाइपोग्लाइसीमिया से भी बचे रहेंगे। जैसे हमने बढ़ाने की बात की, इसी तरह पेशेंट को हम ये भी कहते हैं ना कि अगर किसी टाइम आपकी शुगर 70 से कम हो गई, लाइक अगर आपकी रात को 1-2 बजे आपकी शुगर 70 से कम हो गई, आपको पसीने आए और आपको मीठा लेना पड़ा, तो नेक्स्ट डे रात को आप खुद ही जो आपकी जितनी भी इंसुलिन के यूनिट है उसमें 4 यूनिट कम कर दो। सो मीठे में क्या ले वो जब शुगर कम हो 70 से कम? मीठे में देखो, अगर 70 से कम हो तो हम तो डायबिटिक पेशेंट्स को तभी कहते हैं कि अगर आपका जो मीठे का रोज़ा है, मीठा तो वैसे नहीं खाना है बिल्कुल भी। रोज़ा सिर्फ उसी टाइम खुलता है कि अगर आपकी शुगर 70 से कम हो रही हो। ठीक है। शर्त ये कि आपकी मशीन भी सही बता रही हो। हाँ, ये भी है। सही है। और सिम्टम्स भी हो। ठीक है। तो हाँ, अगर सिम्टम्स हो रहे हो, पेशेंट के पास मौका है, मतलब इतना अलर्ट है, वो अपनी शुगर चेक कर सकता है, तो अपनी शुगर चेक कर ले। अगर 70 से कम है तो मीठे में या तो शुगर की टैबलेट्स भी मिलती है आजकल, मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है, ग्लूको टैबलेट्स के नाम से। अगर नहीं है तो एक टॉफ़ी, ठीक है, फैंटा या कुछ इस तरह की टॉफ़ी वगैरह ले ले। जूस वगैरह ले सकते? जूस भी ले सकते हैं, आधा गिलास, मतलब जूस भी है वो गाढ़ा वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा। जैसे कहते हैं कि शेक पी लिया, शेक से तो फिर इतनी ग्लूकोज जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगी, हमें उसकी शुगर को जल्दी करेक्ट करना होता है ना। ठीक है। तो मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट सा जूस हो, जैसे 7 अप हो गया या कोई एप्पल जो ऑरेंज जूस हो गया या एप्पल जूस हो गया, ठीक है, तो वो आधा गिलास पी ले, ज़्यादा भी नहीं कि 2-3 गिलास पी ले, उसके बाद पता चले शुगर 300-400 तक गई है। सही। तो आधा गिलास पी ले, उसके 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद अपनी दोबारा शुगर चेक कर ले कि कैसे रह रही है। ठीक है। अगर शुगर नॉर्मल रेंज में आ गई है तो फिर और मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी 70 से कम है तो एक बार फिर ले ले।
ठीक है। ठीक है, ताकि ज़्यादा शुगर हाई भी ना हो और लो भी करेक्ट हो जाए। अब आपने बताया ओबेसिटी के बारे में, आपने बताया कि इंसुलिन के बारे में, गोलियों के बारे में। वॉक के बारे में बताएँ कि वॉक और शुगर का क्या ताल्लुक है, कि एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कितना एक्टिव रहना चाहिए डायबिटिक मरीज़ों को? वॉक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पे। देखो अभी आप पेशेंट पे एक अगर आप बहुत ही मिसाल के तौर पे एक कैंप कर रहे हो जहाँ पे आप हमें डॉक्टर्स हैं, हमें करना पड़ता है ना वो यहाँ पे, और स्पेशली पाकिस्तान में सही। इस तरह तो नहीं है कि हम हर पेशेंट्स को आधा आधा घंटा सारी एक्सप्लेनेशन कर दें। तो बाज़ औक़ात जब हम किसी कैंप में जाते हैं, जहाँ पे कैंप करते हैं, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको डायबिटीज़ मतलब ट्रीट भी करनी है और वो भी करनी है। तो मेरे तो बस बेसिक 3 सवाल होते हैं, पूछता हूँ कि आप ग़िज़ा में परहेज़ करते, आप दवाइयाँ खाते, आप वॉक करते हो? तो फिर उनको एक्सप्लेन करता हूँ इन तीनों चीज़ों में से अगर आप एक भी नहीं करोगे, इट इज़ जस्ट लाइक अ मशीन जिसकी 3 कड़ियाँ है, अगर एक भी कड़ी काम नहीं करेगी तो वो मशीन काम नहीं करेगी। तो इन बेसिक 3 चीज़ों में से अगर एक की भी कमी होगी तो मैं उनको साफ कह देता हूँ कि आपकी डायबिटीज़ आप कहीं पे भी जाओ कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है। ठीक है? दवाइयों की वो हमने हमने ज़िक्र किया, ग़िज़ा के बारे में हमने ज़िक्र किया, ठीक है? वॉक, एक दिन आधा घंटा वॉक करने से 3 दिन तक शुगर बेहतर रहती है। ठीक है। और कुछ स्पेशली टाइप 1 वाले पेशेंट्स या इस तरह के पेशेंट्स जो इंसुलिन पर हो, तो जिनको फिर शुगर्स लो होने के भी चांसेस होते हैं, अगर या उन्हें वो बताते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते तो हमारी शुगर जो है ना लो हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर एडवाइस है कि वो वॉक स्टार्ट करने से पहले या तो कोई ऐसे एक फ्रूट या 2 एक दाना फ्रूट ले ले वॉक स्टार्ट करने से पहले, ताकि एक्सरसाइज के दौरान उनकी शुगर्स मेंटेन रहे और लो ना हो। ख़वातीन के अंदर कुछ बीमारियां हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसके साथ शुगर का ताल्लुक होता है? गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़, हमल के दौरान शुगर, ये? जी, उसका जो जिन ख़वातीन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है क्योंकि ये जिनमें बहुत नंबर बढ़ रहा है जी, पीसीओएस जी। का। पीसीओज़ में भी क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मोटापा बेसिकली जिन कंडीशंस में होगा, तो उसमें फिर डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ेगा। ठीक है। और मुतालों से ये ज़ाहिर हुआ है कि जिन ख़वातीन को पीसीओज़ है, उनको प्रेगनेंसी के दौरान जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसका रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है। और ओबेसिटी की वजह से पाकिस्तान, जैसे आपको पता है ना कि आईडीएफ के एटलस पे पहले 2021 से पहले 8वें नंबर पे था और एकदम जंप करके 3rd नंबर पे आ गया सही। वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है। और उसकी जो मेन कॉज़ है वही वज़न। तो पीसीओज़ में भी वज़न है और वज़न की वजह से सारी बीमारियाँ डायबिटीज़ लाइक। सो प्रेगनेंसी के बाद इन ख़वातीन को शुगर हो सकती है? अगर हम पीसीओज़ की बात कर लें, अगर उनको प्रेगनेंसी से पहले शुगर थी तो वो तो परसिस्ट करेगी, अनलेस अगर उनकी डायबिटीज़ नहीं, कुछ 6-7। गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है। जी, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में ये है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के शुरू में भी नहीं, 24-25 वीक के बाद अगर डायबिटीज़ हुई है, तो उसमें 50 to 40% चांस है कि मुस्तकबिल में डायबिटीज़ हो। सही। तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन पे भी मैनेज करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेगनेंसी के बाद तो फिर खैर हम सारी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। जी। ठीक है? और फिर 1-3 महीने के बाद हम उनका दोबारा ओजीडीटी का टेस्ट करवाते हैं, तो उसपे देखते हैं कि अगर उनको इम्पेयर्ड फास्टिंग जो बॉर्डर लाइन भी शुगर्स है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेटफॉर्मिन क्लास 1A इंडिकेशन है कि इनको दी जाए ऐसे पेशेंट। और प्री डायबिटीज़ में सिर्फ आपको एहतियात करनी होती है या मेटफॉर्मिन भी देना होता है साथ? प्री डायबिटीज़ में क्योंकि ये सवाल जी, बहुत सारे पेशेंट्स जी, पूछ जी, रहे जी, होते हैं। जी। आप देखिए अगर प्री डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रोल है, जो मतलब 54-55% आपकी रिस्क को रिड्यूस करती है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सही। उसके बाद हाँ, अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीएमआई बढ़ा हुआ है, ठीक है? बीएमआई हम बेसिकली हाइट के मुताबिक वज़न को कहते हैं। जो बॉडी हमारे मास इंडेक्स। एशियंस में बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहते हैं, हमारा एशियन का बीएमआई 18.5 से 23 तक होता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जिनको इल्म नहीं होता है, उन्हें सिर्फ बीएमआई पड़ा हुआ होता है, वो यूरोपियन वाली वैल्यूज़ याद रखते हैं जो 25 के बाद ओबेसिटी स्टार्ट होती है। हमारे पास तो 23 के बाद ओबेसिटी स्टार्ट होती है। तो अगर सही। किसी को ओबेसिटी है तो उसमें भी फिर मेटफॉर्मिन या कोई और ऐसी मेडिकेशंस से डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। देखिए डॉक्टर नईम, आजकल दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, ठीक है? तो आप
आपका क्या पैगाम है कि किस तरह आप अपनी शुगर को कंट्रोल, बिकॉज़ बहुत सारे मरीज़ जो है ना वो सिर्फ दवाइयों की कॉस्ट की वजह से दवाइयों को लिमिट कर देते हैं। तो आपको किस तरह एडजस्ट करना चाहिए अपना, बिकॉज़ काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो मिडिल उस इनकम ग्रुप से हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जी, मिडिल इनकम भी होते, बहुत सारे लो इनकम वाले पेशेंट्स भी होते, तो फिर आप हमारे पास देखो ऑप्शंस हैं ना, इस तरह की मेडिकेशंस है जो बहुत सस्ती मेडिकेशंस है। ठीक है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए की तक की भी गोली अवेलेबल है सही है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ठीक है? और मेन चीज़ ये अक्सर ये पेशेंट जो हमारे जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट सेटअप में जब हम ओपीडीज़ करते हैं ना, तो वो टेस्ट भी नहीं करवाते, जी, कॉस्ट की वजह से। जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंट्स को भी वो करना पड़ेगा, भले उनको कॉस्ट ज़्यादा लग रही हो। जब हम कोलेस्ट्रॉल उनका चेक करवाना चाह रहे हो, हम उनकी किडनीज़ पे नज़र रखना चाह रहे होते हैं, हम उनका बाकी शुगर के 3 महीने का एवरेज का टेस्ट चेक करना चाह रहे होते हैं ना, हुँ, हुँ, तो ये उन लोगों के लिए आर्ज़ी तौर पे तो ये दवाइयाँ और ये टेस्ट महँगी लगती है, हुँ, हुँ, ठीक है? क्योंकि आर्ज़ी तौर पे फॉर द टाइम बीइंग। सही, लेकिन अगर अब उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो उनको जो कॉम्प्लिकेशंस होगी, अगर फालिज का अटैक होगा, हाइज़ पे इफ़ेक्ट आएगा, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनीज़ फेल हो जाती है या पाँव पे ज़ख्म, नौबत के कटने तक, तो फिर उस दौरान अभी अगर ये कम पैसों वाली दवाइयाँ या टेस्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सोचें कि अगर वो उनको ये इतनी महँगी कॉम्प्लिकेशंस हो गई है, सही, कोई वेल ऑफ बंदा तो अफ़ोर्ड कर लेगा ये कॉम्प्लिकेशंस। सही, लेकिन अगर कोई गरीब बंदा है जो पहले से वो है, तो फिर उसके लिए तो फिर वो तो अगर अभी सिर्फ उधार तो कम से कम नहीं ले रहे हैं ना, हुँ, फिर तो उसका सारी फैमिली कर्ज़ों में डूब जाएगी अगर उसको कॉम्प्लिकेशंस हो गई ना। ठीक है, सही, तो मेडिसिन कोशिश करनी चाहिए कि उसी पेशेंट्स के मुताबिक सस्ती से सस्ती दवा हुँ, हुँ, दी जाए सही, और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जाए और ठीक है। साथ में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर्स और वो सारी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही है ना, उसको भी कंट्रोल में रखना आपने चाहिए। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का ज़िक्र किया, तो ये तीनों क्या बहन-भाई हैं? बिकॉज़ हमने देखा है कि शुगर वाले मरीज़ों को कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादातर को होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, तो एक मजमुआ-सा होता है तीनों का साथ। जी, जी, ब्लड प्रेशर्स तो वैसे भी देखो, डायबिटीज़ वज़न बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से शुगर्स हो गई ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल अब अगर उसके जिस्म में है तो ब्लड में भी चर्बी, और हाँ, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ में बज़ाते खुद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है हुँ, तो वो हमारे जो ब्लड वेसल जिसे हम शरियाने कहते हैं ना, उसको भी हार्ड कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। ठीक है, तो इसका मजमुआ ये है कि हमने सिर्फ डायबिटीज़ तो सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं कर रही है ना, सही, स्ट्रोक नहीं कर रही है, आइज़ सही, पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, हार्ट पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है और साथ में स्मोकिंग भी, ठीक है? तो हमने वो सारी चीज़ें जो हम डायबिटीज़ को बेसिकली ट्रीट इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमने कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए, सही, और इफ़ेक्टिवली जो दवा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बचा रही है वो यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, ठीक सही, है? तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को भी, ताकि हम अपना वो मकसद जो कॉम्प्लिकेशन से बचाना होता है वो अचीव कर पाएँ। हम जो लिपिड प्रोफ़ाइल करवाते हैं वो करवाना चाहिए या सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए डायबिटिक मरीज़ों को? सारा ही आपको हेल्पफुल प्रोवाइड कर देता है। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो एक वो उससे भी ये पता चलता है कि इनकी डायबिटीज़ अच्छी शायद कंट्रोल नहीं है, सही, ठीक है? ठीक है, और एचडीएल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जी, उससे आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा जब लो आता है तो मैं तो खुद पहले पूछता हूँ, आप वॉक नहीं करते हो? सही है, कहता है नहीं मैं वॉक करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ आप स्मोकिंग तो नहीं करते हो? सही, तो वो आपको आइडिया दे देता है कि एचडीएल उसका गुड कोलेस्ट्रॉल जो वॉक से बढ़ता है, ठीक है, ठीक है? सही, और स्मोकिंग से ख़राब होता है, तो आपको एक आइडिया दे ठीक देता है, है। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा डेंजरस, जिस स्टडी से प्रूफ हुआ है कि जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो उसके लिए तो अपने टारगेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, हमारे पास जब अक्सर पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल चेक किया था वो नॉर्मल था मेरा, वो तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। इन्हें तो सिर्फ ये पता है ना कि वो लेबॉर्ट्री ने जो टेस्ट दिया हुआ है वो तो अब साथ में नॉर्मल रेंजेस दी हुई होती है कि नॉर्मल रेंज जैसे कोलेस्ट्रॉल है कहता है 200 से कम हो। सही,
अब उनको ये पता नहीं है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कितना होना चाहिए, या अगर किसी को साथ में डायबिटीज़ है और साथ में स्ट्रोक हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, उसके लिए एलडीएल की क्या वैल्यूज़ है। तो ये एलडीएल जो है ना, ये अगर जैसे सिंपल अगर किसी को डायबिटीज़ है, पहले तो कहते थे कि एलडीएल को 100 से कम रखो, सही। लेकिन अभी जो रिसेंट गाइडलाइन है वो कहती है कि एलडीएल को 70 से कम रखो, ताकि आप फालिज और हार्ट अटैक और एम्पुटेशन वगैरह से बच सको। सही। तो यानी कोलेस्ट्रॉल सिर्फ नहीं, पूरा लिपिड प्रोफाइल करके चेक करना चाहिए कि ट्राइग्लिसराइड्स कैसे हैं, एलडीएल एचडीएल कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। सही। और कभी कभार आप ट्राइग्लिसराइड्स चेक अगर नहीं करते हो तो हो सकता है कि उसके ट्राइग्लिसराइड्स इतने ज़्यादा हो जिसकी वजह से आप, ये तो बहुत वो है ना, लबलबा जिसकी सोजिश होती है, पैंक्रेटाइटिस। जी। तो ट्राइग्लिसराइड्स अगर बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस होता है, आपको कॉज का पता चल जाता है कि इसको डायबिटीज़ क्यों हुई है। अच्छा, सही सही। तो अगर आप सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स चेक नहीं करोगे तो हम ये वाली जो डायग्नोसिस है ये मिस कर सकते हैं। डॉक्टर नईम, आखिर में हमारे सारे नाजरीन को बताएं कि मुख्तसरन किस तरह डायबिटीज़ से बचा जाए और क्या किया जाए फ्यूचर के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला सवाल है आपका शाहिद भाई। शाहिद भाई देखो, हमारा जो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी है ना, जिस तरह तेज़ी से हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ कितनी तेज़ी से हम 8वें नंबर से 3रे नंबर पे वर्ल्ड रैंकिंग पे आ गए, तो उसकी वजह से उसके लिए जो मेन हमारा पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने भी एक डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो अभी तक हम 2 ही प्रोविंसेस है गवर्नमेंट के सतह पे, हम उनसे सेक्रेटरी हेल्थ से मिल के उनसे हम लोगों ने बकाया इसका MOU साइन किया हुआ है। और उसमें हमारा जो मेन फोकस जो डायबिटीज़ को, जैसे हमने पहले ज़िक्र किया ना कि रीज़न क्या है डायबिटीज़ होने की, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे बैठे चलना फिरना नहीं, गेम्स खेलना ज़्यादा है और आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। स्कूल में आप जाओ, आपको जंक फूड्स इतने इजीली मिल जाते हैं, और मज़े की बात क्या है, यहाँ पे जो वो शुगर फ्री वाली जो डाइट्स है वो वाली आपको महंगी मिलेगी, और जो शुगर वाली डाइट है वो आपको यहाँ पे सस्ती मिलेगी। सही। लेकिन अगर आप बाहर यूरोप वगैरह जाओ तो वहाँ पे आपको वो जो शुगर्स वाले कंटेनिंग बेवरेजेस है वो महंगी होगी, और जो जिसमें ज़ीरो शुगर्स होगी वो सस्ती मिलेगी। तो मेन यही है कि हमारा भी फोकस ये है डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की, ताकि हम स्कूल, कॉलेजेस और इस लेवल पे जाके सबको एजुकेट करें कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट लें। मुझे पता है कि आपके इस चैनल के थ्रू जो बहुत सारी कंपनीज़ जो और जो बहुत सारे फूड पॉइंट्स है वो नाराज़ होंगे, लेकिन हमने अपने आवाम को बचाना है ना। हमारा तो मेन मकसद ये है कि हमने किसी को प्रमोट नहीं करना है, हमने अपने नेशन को डायबिटीज़ जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसको नीचे की तरफ लाना है। जैसे दुनिया के बहुत सारे ममालिक है जो बहुत हाई रैंक में थे हमसे ज़्यादा, वो अभी हमसे नीचे जा रहे हैं। सही। तो डायबिटीज़ से प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वॉक आधा घंटा सबको एक निकालना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए। बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में, लेकिन ये अवॉइड करने चाहिए। और अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करेंगे। और मैं आपका एक सवाल का जवाब थोड़ा सा वो, क्योंकि वो कॉस्ट और मेडिकेशंस उसके हवाले से थोड़ा सा ये भी बता दूँ ना, किसी ने बहुत अच्छा खूब कहा है कि अगर कोई पेशेंट कोई मेडिसिन्स अफोर्ड कर सकता है, जैसे अभी जो कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस है जो वेट कम करती है लेकिन बहुत महंगी है, ठीक है, सही। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, आपने उसको वो दवा प्रिस्क्राइब नहीं की है, ये भी एक सिन मतलब गुनाह है, ठीक है। और या अगर कोई इतना बेचारा पहला हैंड टू माउथ पेशेंट है, आपने उसको वो ओबीस है, आपने उसको वो वाली मेडिकेशन इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया जो अपने खाना बहुत मुश्किल से खा पा रहा है, अगर आपने उसको स्टार्ट कर दी तो वो बेचारे तो फाकों में चला जाएगा और उधारों में चला जाएगा। तो वो अगर आप ऐसे गरीब मरीज़ को महंगी दवा दोगे वो भी एक गुनाह है, और अगर जो अमीर बंदा है, अगर आप उसको डिज़र्व करता है वो मेडिकेशंस, अगर आप उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते वो बेस्ट ऑप्शन, सही, तो वो भी एक गुनाह है। डॉक्टर नईम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू डॉक्टर शाहिद। नाज़रीन, डॉक्टर नईम ख़ान ने जिस तरह बताया कि डायबिटीज़ से उस वक्त बचा जा सकता है जब आप अपना वज़न कंट्रोल में रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और अगर शुगर हो गई है तो दवाइयाँ लें,
स्मोकिंग से बचें, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।